हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हाँ, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, है ना, इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो इनमें हमने इनकी क्रिया धातुओं के साथ करवाई और हमने जाना कि जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिर हमने इनकी क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें पता लगा कि ये धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। दोनों के लिए हमने कुछ प्रयोग भी निर्धारित किए थे जिनसे हमें पता लगा कि वाकई वो गैस हाइड्रोजन थी और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। आज के इस वीडियो में हम अगले कुछ रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरा जो रासायनिक गुण है वो है, क्या होता है जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया। ठीक है, देखिए ये आपके लिए नया नहीं है। पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यदि आपको याद हो तो, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने आपको यही बताया था कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, बता दिया था। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा कि जब भी कोई अम्ल किसी भी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये लवण और जल का निर्माण करता है। बस इतनी सी बात है। अब देखिए अम्ल का कोई भी आप एक उदाहरण ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें हम, है ना। क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा, लवण। लवण कौन सा बनेगा, NaCl। ओके, और क्या बन जाएगा बेटाओ, जल। ये लो जी, है ना। दूसरा उदाहरण ले लो आप, अब अम्ल ले लें आप, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, और क्षार ले लें आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये चूने का पानी जिसको कहते हैं, बार बार इनके कॉमन नाम, सामान्य नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, चूने का पानी, ठीक है ना। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको सामान्य नाम से भी जाना जाता है, और सामान्य नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा। ओके, तो यहाँ जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो लवण बनेगा बेटा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, किसके, जल के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। ठीक है, फिर अगले रासायनिक गुण की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया तीसरा गुण। अब हम चौथे गुण की बात करेंगे, और अब हम क्रिया कराएंगे किसकी, अम्ल की। किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। ये लो जी, ये और करवाते हैं। क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, क्या होगा, हमें क्या पता क्या होगा। चलो तो अब बता देता हूँ क्या होगा। देखिए अम्ल जब भी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा ना, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही लवण और जल का निर्माण करेगा।
जब भी कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसका संरचना समीकरण रहेगा बेटाओ, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, है ना। उत्पाद क्या क्या बनने वाले हैं, लवण और जल, ये बनेगा। जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए अम्ल, लवण और जल, लवण और जल, इन दोनों पे अपना ध्यान थोड़ी देर लगा लें। एक तो संरचना समीकरण ये लिखा है, एक संरचना समीकरण ये लिखा है। तो कोई भी अम्ल लवण और जल कब बनाता है, जब उसकी क्रिया क्षार या क्षारीय प्रकृति के पदार्थ के साथ करवाते हैं। कोई भी अम्ल लवण या जल कब बनाता है, जब उसकी क्रिया हम किसी क्षार के साथ या क्षारीय प्रकृति के पदार्थ के साथ करवाते हैं, तभी वो लवण और जल बनाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्ल लवण और जल बना रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, है ना। अब इसके उदाहरण ले लें हम। देखिए अम्ल HCl ले लिया हमने, धातु ऑक्साइड ले लें ZnO, जिंक धातु है, इसका ऑक्साइड हो गया जिंक ऑक्साइड, ZnO क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो इसकी जब हम क्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में क्या बनेगा, जल। ठीक है ना। तो ये उदाहरण हो गया अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया का। तो इस क्रिया से, इस अभिक्रिया से आपको पता चल रहा है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। देखिए बेटा, जब भी आपको चींटी या मधुमक्खी या ततैया डंक लगाता है तो बड़ा मज़ा आता है? मज़ा आता है? नहीं, दर्द होता है, जलन भी होती है और सूजन भी आ जाती है ना। दर्द होता है ना, और लाल लाल भी हो जाता है जहाँ भी मधुमक्खी डंक लगाती है वहाँ पे। आपको पता है क्यों? क्यों आपको दर्द हुआ? चींटी, मधुमक्खी और ततैया, इन तीनों के डंक में एक अम्ल होता है बेटा, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, है ना। ये अम्ल होता है इन तीनों के डंक में। चींटी हो, मधुमक्खी हो या ततैया हो, इन तीनों के डंक में ये अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल भी उसी को कहते हैं, मैथेनोइक अम्ल भी उसी को कहते हैं। इसका सूत्र होता है HCOOH। मैथेनोइक अम्ल का फार्मूला सूत्र क्या होता है? HCOOH। ठीक है, तो ये अम्ल डंक के साथ आपकी त्वचा में प्रवेश करता है और इस अम्ल की वजह से आपको दर्द होता है, जलन होती है और सूजन आ जाती है। ठीक है, फिर आप इंस्टेंटली तुरंत क्या उपचार करते हैं? कोई भी लोहे की वस्तु रगड़ते हैं, फटाफट से रगड़ते हैं, है ना। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने आपको बताया था कि बेटा मधुमक्खी खा जाए, चींटी खा जाए, ततैया खा जाए तो तुरंत लोहे की वस्तु रगड़ लेना, है ना। रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, है ना। और आप वही करते हैं और आप देखते हैं कि बिल्कुल आराम मिल जाता है ना। लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की अपने बड़े बुजुर्गों से कि भाई तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि भाई चींटी, मधुमक्खी, ततैया यदि खा जाए तो लोहे की वस्तु रगड़ लेना है? नहीं पूछा होगा, क्योंकि आराम चाहिए, है ना।
ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप अपने बच्चों को बताओ ना, वो पूछे तो आपके पास जवाब होगा इसका कि क्यों। तो जब भी आपको चींटी, मधुमक्खी या ततैया डंक लगाता है तो उसमें अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, और आपने उस पर जो रगड़ा धातु, लोहा धातु है और धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड उस अम्ल पर काम करेगा और उस अम्ल को उदासीन कर देता है, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है और आपको राहत मिल जाती है, लवण और जल बन जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो ये थी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, है ना। अब हम नेक्स्ट और लास्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण के तरफ बढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग नंबर 5 पे अब हम क्रिया करवाएंगे बेटा क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। ये भी मज़ेदार टॉपिक है, ऑक्साइड के साथ क्रिया। हाँ, तो देखिए इंक ख़त्म हो रही है, इंक मैं भी डालूँगा इस रिएक्शन को पूरा करने के बाद, ठीक है। अभी आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, है ना। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वही होता है क्या, अरे अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना, ऐसा नहीं है। क्षार जब अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या, बोल दो, लवण और जल ही बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल। अब फिर से आप यहाँ और यहाँ नज़र डालें तो देखिए क्षार, क्षार, लवण और जल, लवण और जल, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। अधातु कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में ही, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं, अधातु हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर का ऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो देखिए जब भी आप कोयले या लकड़ी या पेट्रोल, डीजल, किसी को भी जब आप जलाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाते हैं, विशेषकर लकड़ी और कोयले को जब आप जलाते हैं तो उसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, और ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाकर के वायु में मिक्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो वायु में जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो वायु भी कैसी होती जाएगी बेटा, अम्लीय होती जाएगी, है ना। और जब मानसून की पहली पहली बारिश होगी तो ये सारे के सारे अधातु ऑक्साइड पानी के साथ मिल जाएंगे, घुल जाएंगे और नीचे धरती पर गिरेंगे, गिरेंगे ना। तो उस बारिश को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं उसको, अम्लीय वर्षा। इसको हम एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट, ठीक है ना, उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। कैसे भाई, यदि आपसे कोई पूछे कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं कैसे, क्यों, तो सीधा सा जवाब है ना आपके पास कि भाई इनकी क्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान लवण और जल का निर्माण करते हैं। इससे पता चला हमें तो कि यह धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और यदि कोई आपसे पूछे कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, भाई कैसे पता चला,
तो उसको भी यही जवाब देना है कि हम इनकी क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान लवण और जल बनाता है। इससे पता चल गया हमें कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिए क्षार लेंगे हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, चूने का पानी है ये, है ना। और अधातु ऑक्साइड ले लें हम, ये लो, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, कार्बन का ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है ये, है ना, और ये क्षार है। तो इनकी जब क्रिया करवाएंगे तो लवण कौन सा बनेगा, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये अभिक्रिया मैं पिछले पार्ट में कई बार करा चुका हूँ। क्या बनेगा, संगमरमर, है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल या संगमरमर कहते हैं, है ना, और साथ में क्या बनेगा, जल। तो लवण बन गया और जल बन गया। ठीक है, तो ये आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो यहाँ आपका ये जो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण थे ये कंप्लीट हुए। अभी हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में कुछ अगले टॉपिक के बारे में कि अम्ल और क्षार में जो अंतर थे ये तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। अब कुछ समानताओं की भी बात कर लें, है ना, कि अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इंतज़ार। हाँ जी, डाल लिया इंक, है ना। अभी हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं होती हैं। आप बता सकते हो कुछ? अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं होती हैं? अम्ल व क्षार में समानता है क्या होती है? देखिए, एक समानता तो हमने रासायनिक गुण पढ़े थे, तभी पहला जो पढ़ा था धातु के साथ क्रिया, तो बताया था कि अम्ल और क्षार, है ना, जब भी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, है ना। दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों ही मतलब छूने में चिकने लगते हैं, फिसलनशील होते हैं, है ना। हालांकि छू के टच करके नहीं देखना है आपको, पता लगेगा कि जो, हाँ ठीक है। और अब हम कुछ इनके अलावा और कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। एक जो विशेषता है वो ये है कि अम्ल और क्षार दोनों के जलीय विलयन विद्युत धारा का संवहन करते हैं या विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के जलीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं या विद्युत धारा का संवहन करते हैं। ठीक है, कैसे? वो इसलिए क्योंकि इनमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। H यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोक्सिल ऋणायन होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन धनायन होता है और जो क्षार होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ऋणायन होता है ना। लेकिन अब सवाल ये है, ये आपके NCERT ने सवाल बहुत पूछती है। सवाल ये पूछ रही है कि क्या वो सभी यौगिक जिनमें H होता है, जिनमें H हाइड्रोजन होता है, क्या सारे के सारे विद्युत के सुचालक होते हैं? हमें क्या पता है, तो चलो करके देखते हैं, है ना। देखिए, ओके, अब हमको 4 पदार्थ लेने हैं बेटा, है ना। एक तो हमें लेना है एल्कोहल, ना पीना नहीं है, हालांकि ये शराब है पर पीनी नहीं है, कहीं पी के मस्त हो जाओ। एल्कोहल लेना है सिर्फ प्रयोग के लिए, है ना। एक हमें लेना है ग्लूकोज, इसको आप पी सकते हैं,
है ना, इसको आप पी सकते हैं, ताकत मिलेगी, ठीक है ना। ग्लूकोज लेना है, एक कोई भी अम्ल ले लेंगे, है ना, और एक कोई भी क्षार ले लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। क्या क्या लेना है? अल्कोहल ले लेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे और क्षार ले लेंगे, है ना। ये 4 पदार्थ हमें ले लेने हैं। अब हम एक प्रयोग करेंगे। देखिए प्रयोग करते हैं बेटा, देखो शुरू। ये हमें एक सुंदर सा अच्छा सा बीकर लेना है। बीकर कोई भी बर्तन कांच का, है ना। इसमें एक रबर का कॉर्क लगा देना है इस तरह से। ये लो, रबर का कॉर्क हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ना, कि रबर विद्युत का कुचालक होता है। पता है कि नहीं? बिजली के तारों का कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो रबर की चप्पल पहन के किया जाता है ना। तो ये रबर का कॉर्क, मैं लिख देता हूँ इसको, देखो ये हमने क्या लिया है, रबर कॉर्क, है ना। लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, लकड़ी भी विद्युत की कुचालक होती है। तो ये हमने रबर कॉर्क इसमें ले लिया, है ना। इसमें हम लोग 2 कील लगा देते हैं। ये लो जी, एक कील तो ये लगा दी और एक कील थोड़ी दूरी पर यहाँ पे ये ठोक दी, 2 कील लगा दी, है ना। अब एक तार लेंगे हम लोग तांबे का, है ना। तांबे का तार लेंगे, उसको इस कील के साथ बांध के, ये लो, यहाँ हमने इसको तार को निकाल लिया। अब इसके साथ हम एक सेल या बैटरी लगा देंगे बेटा। ये हमने लगा दी बैटरी 2 सेल की, है ना, बैटरी लगा दी। अब इसके साथ लगा देंगे एक स्विच, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे एक बल्ब। ये लो, सुंदर सा बल्ब बनाएंगे। ये लो जी, बल्ब लगा दिया, है ना। अब बल्ब में ये जो दूसरा टर्मिनल होता है ना, इससे भी एक तार आप निकालेंगे और इस तार को इस कील के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने एक विद्युत परिपथ बना लिया, एक सर्किट बना लिया बेटा, है ना। एक कील के साथ तार बांधा, ये बैटरी लगा दी, बैटरी के दूसरे सिरे से तार निकाला, स्विच के साथ जोड़ दिया, स्विच के साथ तार निकाला, बल्ब के साथ, बल्ब का जो दूसरा सिरा होता है उससे एक तार निकाला और इस कील के साथ जोड़ दिया। अभी भी ये परिपथ यहाँ टूटा हुआ है और बीच में क्या है बेटा, रबर का कॉर्क, है ना। तो देखिए, यदि हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, बल्ब जल जाएगा यदि आप इन दोनों तारों को पकड़ लो। राम नाम कुछ नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। तो अभी यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि दोनों तार जुड़े हुए नहीं हैं, सर्किट टूटा हुआ है भाई, परिपथ टूटा हुआ है ना। तो इस वजह से अभी ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है भाई, मत जलने दो, हमने स्विच को बंद कर दिया, है ना। अब इनमें से एक एक करके हम इस बीकर में भरेंगे। पहले अल्कोहल लिया हमने, ये लो जी, दारू भर दी, दारू, है ना, अल्कोहल, ये लो भर दिया अल्कोहल। और भरूँ बहुत? बताओ। घर ले जाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसी में रखना है। अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। इसमें H है कि नहीं है ना बेटा, 6 H हैं, 6 हाइड्रोजन के अणु हैं इसमें, है ना। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो
क्या देखेंगे, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता, नहीं जलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन है सूत्र में, लेकिन ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, नहीं जलेगा तो हमें तो देखना ही तो है, बाद में निष्कर्ष निकालेंगे कुछ। ओके, अब एल्कोहल को हमने इसमें से निकाल दिया और अब भरेंगे इसमें ग्लूकोज। ग्लूकोज भर दिया सब। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। और ग्लूकोज को भर के फिर स्विच को ऑन किया, अब बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, अब भी बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, नहीं जलेगा तो अब हम क्या करेंगे, अब इस ग्लूकोज के विलयन को भी बीकर में से निकाल देंगे और अब डालेंगे हम। अच्छा, पहले स्विच को ऑन कर दो, कहीं करंट आ जाए। हाँ हाँ, ऑफ करना है, ऑन नहीं। अब आप इसमें भर देंगे अम्ल। अब अम्ल आप कोई भी ले लें बेटा, जैसे आप देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो भी इसमें हाइड्रोजन है, यदि आप सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो भी इसमें हाइड्रोजन है, यदि आप नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो भी इसमें हाइड्रोजन है, यदि आप एसिटिक अम्ल लोगे तो भी इसमें हाइड्रोजन है, यदि आप मेथेनोइक अम्ल लोगे तो भी इसमें हाइड्रोजन है। जो भी अम्ल लिखूंगा उसमें सब में हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो कोई भी अम्ल आप इसमें ले करके आपने इसमें भर लिया और स्विच को ऑन किया। ओहो, मज़े आ गए। क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा। जैसे ही आपने इस बीकर में अम्ल का जलीय विलयन भरा और स्विच को ऑन किया, बल्ब जल गया। क्यों भाई, क्या हुआ? हाइड्रोजन तो इनमें भी था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, फिर अम्ल को डालने पर ही बल्ब क्यों जला, इनके साथ क्यों नहीं जला? इन्होंने इस बल्ब का क्या बुरा किया है? चलो, बल्ब जल गया ना, ध्यान रखना है आपको, अम्ल जब डालोगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्षार बुरा मान जाएंगे तो क्षार के साथ भी ये प्रयोग कर लें। स्विच को ऑफ किया, क्षार इसमें भर दिया, क्षार का जलीय विलयन, चाहे तो आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का विलयन भर दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भर दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भर दें, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। ठीक है ना, या फिर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपके पास उपलब्ध है, कोई भी क्षार का जलीय विलयन भर दो। ठीक है, और स्विच को ऑन करो, अब भी ये बल्ब जलेगा, है ना, जलेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जरूरी नहीं है कि जिनमें हाइड्रोजन हो वो सारे के सारे विद्युत धारा प्रवाहित करें, जरूरी नहीं है। फिर विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ अम्ल और क्षार के केस में ही क्यों हुई? है बेटा, तो उसका कारण है कि जब हमने इस स्विच को ऑन किया तो विद्युत धारा यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ तक तो आ गई, लेकिन इस विद्युत को यहाँ से और यहाँ तक लाने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? आयंस की। अब वो चाहे H पॉजिटिव आयंस हों, है ना, या फिर वो OH नेगेटिव आयन हो, दोनों में से किसी की भी ज़रूरत होगी। अब इनके साथ ये है कि इनमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं तो इस विद्युत को यहाँ से यहाँ तक लेके कौन आएगा? इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत का
कुचालक होता है। और अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में आयन मुक्त करते हैं और ये आयन इस विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, इसलिए अब ये बल्ब जलेगा। ठीक है ना? तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन हो वो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ वही पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं जो अपने विलयन में हाइड्रोजन धनायन या हाइड्रोक्सिल ऋणायन या कोई भी धनायन या कोई भी ऋणायन मुक्त करते हैं। ठीक है ना? वही विद्युत धारा का संवहन कर सकते हैं या वही विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ठीक है बेटा? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई? बोलिए, आ गई ना? हाँ, ठीक है। अब एक और बात हम आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम बात करते हैं कि ये जो अम्ल है या ये जो क्षार हैं, है ना, क्या कभी भी H पॉजिटिव आयन मुक्त कर देते हैं? कैसे भी? हैं? नहीं करते, है ना? इनको चाहिए जल, पानी चाहिए। जब तक आप इसका जलीय विलयन नहीं बनाओगे तब तक अम्ल या क्षार आयन मुक्त नहीं करते हैं। नहीं मानोगे? चलो करके बताते हैं। देखो, अब माननी पड़ेगी आपको बात, है ना? ओके, चलो देखें। क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि अम्ल या क्षार अपने जलीय विलयन में ही आयन मुक्त करते हैं। यदि उनको जल नहीं मिलेगा तो वो आयन मुक्त नहीं करेंगे। सही बात है एकदम। ठीक है? ठीक है, देख लो। देखो, अब हमें एक प्रयोग करना है। ठीक है? प्रयोग ये करना है कि ये हमें एक परख नली लेनी है। क्या लेनी है? परख नली लेनी है। ठीक है? और इसमें हमें नमक भरना है भाई, एकदम शुष्क सूखा नमक, NaCl। शुष्क NaCl के क्रिस्टल दाने, है ना? घर में जो नमक होता है ना, बस वही ले लेना है, एकदम सूखा। ठीक है ना? नमी बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? ले लिया? ठीक है, ले लिया। तो अब हमें क्या करना है? इसमें डालना है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालना है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन कैसा? सांद्र, बिना पानी वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ठीक है? इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ये लो, ये बिल्कुल हमने इसमें डाल दिया सांद्र। ओह, दो रे लगा दिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या क्या लिया है? एक तो नमक शुष्क, है ना, बिल्कुल सूखा, ध्यान रखना, सूखा नमक के क्रिस्टल लेने हैं। सांद्र, है ना, बिना पानी वाला, आपको इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ओके, डाल दिया तो ये ख़त्म करो ना, फिर इस पर लगा दो आप
एक छिद्र वाला कॉर्क लगा दिया। ये लो, एक छिद्र वाला कॉर्क लगा दिया है ना। अब इस छिद्र में क्या लगा देंगे? अरे निकास नली। ये लो जी, निकास नली लगा दी हमने इसमें, निकास नली। ओके। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और NaCl है ना, ये आपस में क्रिया करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया के दौरान पदार्थ क्या बनेगा। आप में से कोई बता सकता है क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस, क्योंकि पानी तो कहीं है ही नहीं, तो अम्ल कैसे बनेगा, है ना। ये नहीं, ये लो, बैलेंस भी हो गया, संतुलित भी हो गया, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम सल्फेट बना, और साथ में क्या बनी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प, एकदम शुष्क वाष्प बनेगी, क्योंकि पानी तो हमने कहीं दिखाया ही नहीं इसको, पानी तो हमने कहीं काम में ही नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या बन रही है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस। अब गैस है तो गैस तो ऊपर उठ के बाहर ही तो निकलेगी ना भाई। ये लो जी, ये यहाँ से बाहर निकल रही है गैस। कौन सी है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शुष्क गैस है। अच्छा चलो, अब आपको पता है ना कि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चीख के बताया था ये मैंने। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखते हैं करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ एक नीले रंग का लिटमस पत्र ले आए हम भाई, नीला लिटमस पत्र है ना, लेके आए। कैसा? शुष्क, ये भी शुष्क, सब सूखा सूखा है ना। ये लिया वो भी शुष्क, ये लिया वो भी सांद्र, ये जो गैस बन रही है ये भी शुष्क, और लिटमस पत्र लेके आए वो भी सूखा लेके आए, है ना। तो ये जो नीले रंग का शुष्क लिटमस पत्र है, जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस के संपर्क में आएगा तो इसका रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब भाई रंग तो सिर्फ तब बदलेगा जब ये H पॉजिटिव आयन को मुक्त करेगा, H पॉजिटिव आयन को मुक्त करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि लिटमस पत्र का रंग नहीं बदला, नहीं बदलता। क्या करें फिर? रंग तो बदलना है हमें, है। तो एक काम करते हैं, ये जो लिटमस पत्र है ना, इसको पानी से भिगो के गीला कर लें। दिखा दो पानी अब, है ना। लिटमस पत्र को पानी से भिगो करके कैसा कर लेना है? गीला या नम या आर्द्र, है ना, आर्द्र, ठीक है ना। नम या आर्द्र या गीला लिटमस पत्र लेके आएंगे। जैसे ही आपने इसको गीला किया पानी से, आप देखेंगे कि जादू होगा और जादू से नीला लिटमस लाल हो जाएगा। नीला लिटमस कैसा हो जाएगा? लाल। क्यों? पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया? अब इसको पानी मिल गया, है ना, जल मिल गया। और जैसे ही इसको जल मिला, इसने हाइड्रोजन धनायन मुक्त कर दिए, और उन हाइड्रोजन धनायनों के मुक्त होने के वजह से ही नीला लिटमस लाल हो गया। तो ये जो पूरा प्रयोग है, ये प्रयोग ये बता रहा है आपको, ये सिद्ध कर रहा है कि अम्ल या क्षार
केवल और केवल अपने जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छा जी, हो गया ये भी काम, है ना। अब हम एक और स्टेप है, एक और प्रक्रिया, एक और पद है जिसके बारे में बात करेंगे, और उस पद को हम कहते हैं तनुकरण। क्या? तनुकरण, डाइल्यूशन। ओके, देखें, बस इस वीडियो में यही एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में तनुकरण किसे कहते हैं। हाँ भाई, तनु का मतलब होता है पतला। तनु का मतलब होता है बेटाओ पतला, और करण का मतलब करना, है ना। करण का मतलब करना, तो पतला करना, अम्ल को पतला करना। अब पतला करने के लिए तो यानी किससे एक्सरसाइज करवाएंगे कि एक्सरसाइज कर, है ना। पतला करना है तो इसमें हम पानी मिलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। और जब पानी मिलाएंगे तो ये पतला होता जाएगा, और पतला होगा तो इसमें जो आयन है ना, यदि अम्ल को पतला कर रहे हैं तो हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। यदि क्षार में पानी मिला करके उसको पतला कर रहे हो तो हाइड्रोक्सिल ऋण आयनों की सांद्रता में कमी आएगी। इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, है ना। यानी कि जल में अम्ल या क्षार को मिलाए जाने पर, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, जल में अम्ल या क्षार को मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में या प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब भी आप जल में अम्ल या क्षार को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में कमी आएगी, घट जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण, है ना। देखिए, तनुकरण करने से क्या होगा कि अम्ल या क्षार इनकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होगी, क्षार में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कम होगी। जो काम की चीज़ वो कम हो रही है तो उसकी गुणवत्ता डेफिनेटली कम होगी। जैसे आप दूध लेके आते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देखेंगे दूध निकालने वाले को, पानी इतना मिला रहो कहीं, है ना। और घर ला के आप पानी मिलाते हो, क्यों भाई? चलो, तो दूध में जब पानी मिलाया जाता है, अच्छा दूध में होता क्या क्या है? दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है ना, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें जब आप पानी मिलाएंगे, पानी में तो कोई न तो कार्बोहाइड्रेट है, ना वसा है, ना प्रोटीन है, तो आपका दूध की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो उतनी ही रहेगी ना। अब मान लीजिए आप बाज़ार से 2 लीटर दूध लेके आए, या जहाँ से भी आप 2 लीटर शुद्ध दूध लेके आए, और आपने उसमें घर ला कर के 1 लीटर पानी डाल दिया, तो आपका कुल दूध अब 3 लीटर हो गया। लेकिन उस दूध में, 3 लीटर दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो उतना ही था, पानी में थोड़ी ये सारी चीज़ें। तो दूध की गुणवत्ता कम हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। ठीक ऐसे ही अम्ल में जब आप जल मिलाते हैं, क्षार में जब आप जल मिलाते हैं, तो उसमें प्रति इकाई आयतन में जो आयनों की सांद्रता है वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तनुकरण, यानी कि पतला करना। ठीक है। अब देखिए, तनुकरण के दौरान कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी हैं। सावधानी नंबर 1, अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है
ना कि अम्ल या क्षार में जल को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? दोनों को मिक्स ही तो करना है, चाहे दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो, या तो दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध मिला दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना? वहाँ चाहे फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तनुकरण की जो प्रक्रिया है ना बेटा, ये बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें ऊष्मा यानी कि हीट है ना, मुक्त होती है। तो जब आप अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं, जैसे आपने ये फ्लास्क लिया, फ्लास्क है ना, कांच का बर्तन है, इसमें पानी जल भरा हुआ है, और चलो थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना, ये लो, ये एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने अम्ल लिया हुआ है, अम्ल, ये जल, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें डालेंगे, ठीक है ना, ये सही तरीका है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे, ओहो, जितना जल्दी कर रहा हूँ ना डायग्राम उतना ही ख़राब बनने रहा है। चलो मान लीजिए, ठीक है ना, ये फ्लास्क है, यदि आपने इसमें अम्ल ले लिया है ना, और ये लो, ये परख नली, और इसमें हमने लिया पानी, जल, और ये जो आप डाल रहे हैं, ठीक है ना, ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि जैसे आप इसमें पानी डालेंगे तो अम्ल बहुत जल्दी तनुकृत हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होगी कि ये विलयन उबल कर बाहर आ सकता है, उबल के, इतनी ज़्यादा हीट बनेगी, और उबल के बाहर आएगा तो जो व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है ना, वो चोटिल हो सकता है, चोट लग सकती है। यदि उछल के इसके मुंह पे आ गया, स्किन पे आ गया, कपड़ों पे आ गया, तो चोट लग सकती है, ठीक है। इसलिए ये अनुशंसा की जाती है, ये कहा जाता है कि तनुकरण के दौरान हमेशा अम्ल या क्षार को जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये अम्ल इस जल में मिलता रहेगा और हीट भी इसमें घुलती रहेगी, पहली बात, ठीक है। दूसरा जो ये है, दूसरी सावधानी कि इस प्रयोग के दौरान इस फ्लास्क को लगातार हिलाते हुए रहना है, लगातार हिलाते हुए रहो। क्यों? क्योंकि यदि आपने इसको हिलाया नहीं तो ये सारा का सारा अम्ल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपका ये जो फ्लास्क है टूट सकता है, और टूट जाएगा तो पूरा का पूरा विलयन नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी सावधानी ये कि तनुकरण के दौरान जल वाले फ्लास्क को लगातार हिलाते हुए रहना चाहिए, ताकि अम्ल या क्षार जो भी है वो लगातार इसमें घुलता रहे और हीट उसमें मिलती रहे। आ रही है बात समझ में? और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जब भी लैब में प्रयोग करने के लिए जाओ तो हाथों में ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, ठीक है ना। फेस को कवर करते हुए, यदि फेस कवर करना पॉसिबल नहीं है तो आँखों को तो कम से कम कवर कर ही लो, चश्मा वगैरह लगा के, ठीक है ना, तब जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी बेटा तनुकरण, कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। क्या क्या सावधानियां हैं वो मैंने आपको बताई। और इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पूरा 50 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। अब वो स्केल क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और घर में रहिए।